आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और रोज खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 34 करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और हर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऐसे देंगे जैसे आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। इसका मतलब कि आपका टारगेट होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में कम से कम समय लगाएं, कम से कम कैलकुलेशन करें और आंसर सही तक पहुंचें। और लास्ट में जब आप ये मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेना तो कमेंट में जरूर बताना कि आज के मॉक टेस्ट में आप सब लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और मॉक टेस्ट कैसा लगा है, सॉल्यूशन कैसा लगा है, जरूर कमेंट में बताना है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा और फिर अप्रोच देखिए, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन में दिया गया 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा? हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या और पांचवी संख्याओं का सम क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। एक बार ऑप्शन का अगर हम मदद लें तो स्क्रीन पे देखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग। हमारे हिसाब से दूसरी संख्या 2 है, पांचवी संख्या 5 है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। रेशियो में 7 यूनिट है, 7 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जो आंसर होगा वो 7 से गुना होके आया होगा, मतलब आंसर वही सही होगा जो 7 से कटेगा। क्या 15 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 13 भी नहीं कट रहा है, 12 भी नहीं कट रहा है। बस एक ही ऑप्शन बचा और वो क्या हो रहा है? 7 से कट रहा है, तो हमारा सही होगा। ये एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 5 14 1 15 बोलेंगे सर जब हम इसको जोड़ते हैं तो 15 यूनिट आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया, जिसका वैल्यू सम कितना है? 30 है। 15 का कितना गुना? ये यूनिट है। 15 यूनिट का वैल्यू 30 है, कितना गुना? 2 गुना। दूसरी पांचवी संख्या कितना है? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन समय बर्बाद होगा। अगर आप समय यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में बचाएंगे तभी आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगा के उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है एक समबाहुभुज के शीर्षों पर बने अंतःकोण और बहिष्कोणों का अंतर 160 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोक के बार बार बोलते हैं, एक बार खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए इसका सॉल्यूशन। फिर आप जरूर बताएंगे कि आपको बहुत बेनिफिट मिला इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, इस मेथड से। देखिए दिया गया है अंतःकोणों और बहिष्कोणों का अंतर, मतलब कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना है? 160 डिग्री। आपको पता है कि एक लाइन पे, जैसे अगर हम बोले अगर ये कोण इंटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा, इसका डिफरेंस दिया गया है 160 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यही होगा? बोलेंगे बिल्कुल। यहां से अगर हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर इसका मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व मत करिए, मौखिक कर लेना। मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास 180 रुपया है, एक लड़के को 60 रुपया ज्यादा देना चाहता है। ये जो डिफरेंस है ये बता रहे एक को 60 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो वो क्या करेंगे? 180 में से पहले 160 रुपया बड़े वाले बेटे को दे देंगे, फिर उनके पास 20 रुपया बचेगा। दोनों बेटे को बुलाएंगे, बोलेंगे देखो 20 रुपया है, तुम भी 10 रुपया पकड़ो, तुम भी 10 रुपया पकड़ो, बढ़ जाएगा इक्वली। इसका मतलब 160 किसको देंगे? इंटीरियर को देंगे कि एक्सटीरियर को? जिसमें से घट रहा है, जिसमें से, किसमें से? इंटीरियर में से घट रहा है। इंटीरियर को 160 रुपया देंगे, बचेगा 20 रुपया। दोनों में 10-10 रुपया क्या करेंगे? बांट देंगे। दोनों में 10-10 रुपया बांट देंगे। तो इंटीरियर को कितना मिलेगा? 170 रुपया। यहाँ पे डिग्री है तो 170 डिग्री। और एक्सटीरियर को कितना मिलेगा? 10 डिग्री। डिफरेंस देखेंगे तो 60 डिग्री, सम देखेंगे 180 डिग्री। मामला यहाँ तक सेट है।
हम बोलेंगे अब इसके बाद इसका रेशियो ले लो। बोलोगे सर रेशियो लेंगे तो ये आ गया 17, ये आ गया 1, मतलब एंगल का रेशियो आया 17 रेशियो 1 आया। जब आप रेशियो ले लो तो जो एंगल का रेशियो आएगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का, वही साइड का भी रेशियो होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का। बस इसके बाद आपको एक काम करना है, एक्सटीरियर का जो भी वैल्यू हो बस उसे 2 बनाइए, हमेशा 2 यूनिट बनाना है। यहाँ पे 1 है, अगर हम इसे 2 बनाना चाहते हैं इसका मतलब इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 17 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 34। ये इंटीरियर आया 34, एक्सटीरियर आया 2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36। तो उस समबाहुभुज का क्या होगा, भुजा कितनी हो जाएगी 36। हमेशा आपको ध्यान देना है कि या तो एंगल हो या साइड का रेशियो दिया हो, हमेशा आपको एक्सटीरियर को 2 यूनिट बनाना है। 2 के लिए आपको जो भी करना हो आप कर लेना, आंसर आएगा। अगर आप 17:1 में एक्सटीरियर को 2 बनाना चाहते हो तो 2 से गुना किया तो 17 को भी 2 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा भुजा की संख्या। आइए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए वैल्यू पुटिंग में करके हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को है, बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हैं कि बोलते हैं सर देखो आपको क्या देखना है, यहाँ पे 3/5 होगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, हमें भी पता है, बोलेंगे 3/5। ये ट्रिपलेट है 3 4 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। आप बोलोगे ये हो जाएगा 7/5। लेकिन त्रिकोणमिति वैसे ही बच्चे डरते हैं, तो इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट ट्रिक हर एक क्वेश्चन में मत जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे साइन के जगह पे कौशिक हो जाता तो मामला गंभीर हो जाता ना। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको दिख रहा है कि a² - b², अरे पावर 4 है, हम cos² थीटा का पावर हम 2 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा a - b × a + b। अब देखो पूरा एग्जाम में cos थीटा मत लिखना, सिंपल लिखना c², मतलब cos² थीटा प्लस sin² थीटा a + b × a - b होता है, इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर 3/5। बच्चे को पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। जब अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, बोलेंगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा। बस c² और s² दिमाग में एग्जाम में तो रहेगा, जो आप लिख रहे हो बिल्कुल रहेगा, 3/5। अब देखो यहाँ से अगर 2-3 बेसिक फार्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे। हम चाहते हैं पहले वो फार्मूला आपको बता दें। फार्मूला क्या होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। अगर आप cos को sin में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। साइन को अगर cos में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे 2 cos 2 sin² थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे तो 2 cos² थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। लगे हाथ एक और याद कर लो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लास में इस सब का प्रूफ आपको बताया गया है, ये हो जाता है sin 2 थीटा, हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये किसके बराबर होगा, देखो cos का c लिखो 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5, यही होगा। अभी हमें निकालना 1 - 2 sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा क्या होगा, आप बोलोगे सर अभी आप बताए हो, 1 - 2 sin² थीटा होता है cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा sin 2 थीटा। हमें cos 2 थीटा का वैल्यू दिया गया है, अरे cos थीटा बराबर क्या होता है, sin दिया गया है, sin 2 थीटा आ गया, अब cos का वैल्यू दिया गया तो sin को cos में कन्वर्ट कर लो, 1 - cos² थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे 2 थीटा है, हम इसे क्या लिखेंगे √1 - cos² 2 थीटा, cos² 2 थीटा लिखेंगे।
कॉस 2 थीटा कितना है, 3/5 जमा अंडर रूट 1 माइनस इस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यह जाएगा 1 माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे तो 25 में से 9 गया 16/25 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 3/5 जमा 4/5। सॉल्व करेंगे तो 4 3 7, इसलिए जोड़ लिए कि हर सेम है तो अंश को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 7/5। इसको आप जरूर याद कर लेना एक बार रिवीजन के तौर पे, तो मजा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। दिया गया इस क्वेश्चन में दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्यय मतलब क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग। जिस रेशियो में आप ये रखोगे, पहले एक का रखोगे तो पहले खर्च में क्या, पहले एक का ही खर्च लिखोगे, यही होता है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना इनकम हो रहा है वो बताना है। एज ए स्टूडेंट अगर हम रहते तो हम कहते सर एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति का आय का अनुपात 7:5 है, तो हमारा जो व्यक्ति का आय होगा वो भी किस अनुपात में होना चाहिए, 7:5 में होना चाहिए। ये बताइए 5,000 और 5,000 है, मतलब व्यक्ति 1 का आय ये है और व्यक्ति 2 का आय क्या है, ये है। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है, रेशियो 1 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 7:5, तो ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे ये क्या आ रहा है, 9×5=45, 9:7 आ रहा है, 9:7 आ रहा है, हमें चाहिए 7:5, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, 11:9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, चेक करेंगे तो 7×5=35, 5×25, 7:5, ये बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में बस आपको यही करना है, एक बार ऑप्शन पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा तो कैलकुलेशन बच जाएगा। वैसे हम कैसे करेंगे, आइए करते हैं। इनकम दिया गया है 7:5, बता देंगे क्या दिक्कत है। मॉक टेस्ट थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट को कभी दिक्कत तो नहीं होगा कि अगर इस अप्रोच से नहीं जा पाए तो सॉल्यूशन नहीं आया है। और खर्च किस रेशियो में दिया गया, 9:7 दिया है। बचा कितना रहा है, क्या है, बचत कितना है 1700 और ये क्या है 1100। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 यूनिट बचा रहा है, यहाँ पे भी 2 यूनिट बचा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1700, यहाँ पे 1100। अलग अलग जगह पे दोनों आदमी अलग अलग, जैसे ये बोले फर्स्ट आदमी है, ये दूसरा इंसान है, दोनों आदमी तो रेशियो में 2 यूनिट बचा रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 1700 और यहाँ पे 1100। हम क्या करते हैं कि रेशियो को सेम करते हैं। आपको बेस्ट वे बताते हैं, आपको क्या करना है, 7 में 7 से गुना करो 49, 9 में 5 से गुना करोगे कितना होगा 45, 49 में से 45 घटाओगे कितना होगा 4 यूनिट। ये 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 11 नंबर 99, ये 9900 हो जाएगा। 17 7 कितना होगा 119, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 99 पे 00, ये हो जाएगा 119 पे 00 हो जाएगा। हमें इसका अंतर लेना है। 11,009 में से 9,900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2,000, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 2,000। ये 4 का कितना गुना है बोलेंगे, ये 500 गुना है, 500 गुना है। 4 यूनिट बराबर 2,000, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 500। तो जो गुना करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि पर यूनिट का वैल्यू क्या है, क्या है पर यूनिट का वैल्यू 500। हमें दोनों का वैल्यू बताना है, हमें क्या बताना है, दोनों के इनकम का वैल्यू बताना है। तो पहले क्या होगा, 7 में 5 से गुना करेंगे 500 से तो 3500, और 5 में अगर 500 से गुना करेंगे तो 2500। आप दोनों तरीके से जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, एक बार ऑप्शन का जरूर मदद लीजिए। अगर ऑप्शन में 2 सेकंड जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको लगभग 1 मिनट लगेगा कैलकुलेशन करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को फिर बताइए क्या होगा आंसर। देखिए दिया गया है, सबीहा ने अपनी दुकान के लिए
₹8 प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान जब वो जा रही थी कहीं न कहीं, तब 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को ₹12 प्रति कप की दर पर बेचा। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब क्या करिए, देखिए ये जो एक्चुअल डाटा है ना, परसेंटेज बताना, तो हम एक्चुअल डाटा लेके क्या करेंगे, कैलकुलेशन हार्ड करेंगे। हम एक्चुअल डाटा ना लेके इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे देखिए सीपी और एसपी। पहले हम ये क्वांटिटी लेते हैं कि सबीहा कितना कप खरीदी, 240 कप खरीदी, और बेची कितनी, बोलेंगे 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसके पास कितना कप बचा है जिसे वो बेचना चाहती है, तो बोलेंगे 240 में से 24 घटा देंगे तो 216 हो जाएगा। मतलब इतना कप खरीद के लाई और इतना बेचना चाहती है, बेचेगी। इसका अगर रेशियो लें, हम देख रहे हैं ये 8 से कटेगा तो ये कितने बार में जाएगा, 8 3 24, ये कितने बार में जाएगा, बोलेंगे 8 दूनी 16, 8 7 56, ये थोड़ा और कटेगा तो 10, ये हो जाएगा 9। आप ये देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, 10:9। इसका मतलब है कि अगर सबीहा 10 कप खरीदी और बेच कितने कप रही है, 9 कप रही है, हम इसका क्या क्या रेशियो ले लिए हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सबीहा अगर 1 कप ₹8 में खरीद रही है तो 10 कप कितने में खरीदेगी, बोलेगी 1 कप अगर ₹8 में तो 10, 1 कप अगर हम ₹8 में खरीद रहे हैं तो 10 कप कितना हो जाएगा, ₹80 में। 1 कप अगर ₹12 में बेच रही है तो 9 कप कितने में बेचेगी, 12 नमा 108, ₹108 में। वो ₹80 में कप खरीद के लाई और 180 में बेच रही है, कितने का फायदा हो रहा है, ₹28 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, ₹28 का। किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 है, गुना 100%, काटेंगे तो क्या होगा, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे 28 को 7 बार में, 7 गुने 5 35, क्या आया, सबीहा को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 35% का। बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, नहीं तो अगर आप फंसे 240 गुने 8 करेंगे फिर 216 गुने 12 करेंगे तो टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। क्या मजा आ रहा है तो लाइक भी किया करिए, चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और दोस्तों को बताना भी है कि हाँ, मॉक टेस्ट एक अच्छे लेवल का बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक बार वीडियो को रोकिए, एक्शन मूवी तो चल नहीं रहा, आपको भी एक्शन करना है तो करिए ना एक्शन, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए कितने देर में करेंगे। से पूर्णतः विभाजित होगा तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो 12 से भी पूरी तरह कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा। बोलेंगे हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे। हम चेक कर लेते हैं, 12 से अगर चेक करेंगे तो 12 से क्यों काटने जाए, 12 में क्या क्या है, 4 है और 3 है, तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 से विभाजता का नियम आसान होता है, सम ऑफ डिजिट करेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से भाग हो रहा है इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगा, और अगर वो संख्या 3 से कट रहा है 4 से चेक करेंगे, अगर 4 से भी कट गया तो वो संख्या 12 से कटेगा। तो आइए पहले 3 से चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट 8 और 1 9, 3 से कट रहा है, 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा। सम ऑफ डिजिट नहीं 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। 7 1 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 6 1 7, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन बचा जो 3 से ही कट रहा है, मतलब कि एक ही ऑप्शन बचा जो 3 से भी कट रहा है, तो 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से। अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन ऐसा बच जाता जो 3 से कटेगा, फिर हम 4 से चेक करते, एलिमिनेट करते, लेकिन एक ही ऑप्शन बचा जो 3 से कट रहा, तो 4 ऑप्शन में से एक ही ना ऑप्शन सही होगा जी। हम काहे बाकी चेक करेंगे 16 से, 7 से, ये से, काहे से नहीं करना है। एक सही टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। 4 से करने जाओगे तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए 4 से करते तो ये 80 भी कटता, 4 से कट रहा लास्ट का 2 डिजिट, 60 भी कटता,
दो ऑप्शन हो जाते हैं, ये दोनों तो नहीं कटता, 90 भी नहीं कट रहा है, 70 भी नहीं कट रहा है। फिर हम इसमें 3 से चेक करते हैं तो एक कट जाता, तो आंसर हो जाता ऑप्शन ए। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दिया गया है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी डायग्राम हो, अगर हम उस डायग्राम को पिघला दें, फोड़ फाड़ दें और फिर उससे छोटा छोटा बना लें, तो ये बड़का वाला डायग्राम होगा उसका जितना वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम छोटका हम कितना भी बना ले उस टोटल को जोड़ेंगे तो उतना ही वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ये घनाभ है, क्यूबाइड है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। L क्या है 6, B कितना है 4 और H कितना है 4। ये है। जब हम इसे पिघलाएंगे तो एक क्या बनेगा, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनेंगे। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, बोलेंगे साइड का क्यूब, मतलब कि 2 का क्यूब होगा। एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 2 क्यूब। हमें ये तो नहीं पता कि कितने वो छोटे छोटे घनाभ बनाए जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो n घनाभ बनाए जा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तो इक्वल होगा, तो इक्वल का साइन लगा देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से अगर हम इसे काटेंगे, ये हो गया 6 चौक 24, 8 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। मतलब कि छोटे छोटे घनाभ हम कितने बनाएंगे, 12 गो बनाएंगे जी। बस यही करना, बड़े वाले घनाभ का वॉल्यूम निकाल लो, इक्वेट कर दो छोटे वाले घनाभ को। हमें तो ये नहीं पता है कितने घनाभ छोटे वाले घन बनाएंगे, तो n से गुना कर दीजिए। ये n क्या है, नंबर ऑफ क्यूब है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया गया है आपको, आगे दिया गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 8 दिया गया है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अगर थोड़ा सा चालाक स्टूडेंट होंगे, बोलेंगे सर देखो ना, इसका फॉर्मूला हमें पता है, जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। बोलेंगे 11 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, एक ही, टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों करते, दो मेथड आपको बताते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोग को पता है। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया गया हो, तो इस टोटल का वैल्यू हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होगा। आप अगर बहुत गौर से देखोगे तो ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है, इसका वैल्यू जो भी हो उसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड गुना होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 5, तो जो आंसर होगा वो 5 से गुना होके आएगा, तो 5 से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, लगा देंगे। आप इसमें सॉल्व कैसे करोगे, 5 गुना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 3 24, 25 में से 24 गया 1, ये क्या बचा 5, इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा 5। एक और मेथड, अगर आप बेसिक चीज जानते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे कि सर देखो, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, एक ही वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि जेड का वैल्यू 0, यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड 0 हो जाएगा, जेड एक्स 0 हो जाएगा। तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 एक्स वाई जेड भी 0 हो जाएगा, जेड क्यू भी 0 हो जाएगा। तब हमें बस निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू। अगर ये फॉर्मूला ना याद हो, अगर ये कॉन्सेप्ट याद हो, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आप हमेशा ध्यान रखो कि हर फॉर्मूला का, जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का 2-3 फॉर्मूला होते हैं, आपको क्वेश्चन को देखने के हिसाब से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं जहां पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया गया हो और एक्स वाई का दिया हो।
हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। यहां पे भी आप देखोगे तो बोलोगे एक्स वाई वैल्यू 5 है, 5 से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, वैल्यू आप रखोगे आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 5। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। देखिए सचिन, इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बहुत हल्का सा वैल्यू समझ गए ना बातें को, बहुत आसानी से कर लेंगे। दिया गया सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर क्या है, कम है। यहां पे क्या दिया गया है, देखिए यहां पे एक बात देखिए, सचिन की चाल क्या दिया गया, सचिन की चाल अनिल की चाल से कितनी कम है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगले लाइन को पढ़िए, अगले लाइन में क्या दिया गया है कि अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है, तो सचिन की चाल ज्ञात कीजिए। सचिन की चाल हमें बताया जा रहा है। एक बात और अंडरलाइन करिए, यहां पे एक ही समय में चलना स्टार्ट करता है, एक ही समय में चलना स्टार्ट करता है, इसका मतलब है कि दोनों के लिए क्या है, टाइम सेम है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम हो, इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। कब, जब टाइम सेम हो। सेम मतलब कि टाइम दोनों के लिए फिक्स है। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। दिया गया कालका, चंडीगढ़ से कहां तक, कालका तक, दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं। कौन, सचिन, एस फॉर सचिन, ए फॉर अनिल। मान लेते हैं टाइम कितना बजेगा, शाम को 4:39 पे दोनों ने चलना स्टार्ट किया। बोलेंगे बिल्कुल सर। बोला जा रहा है कि क्या कर रहा है, यहां पे जो सचिन है, यहां पे देखिए सचिन क्या कर रहा है, अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत, सचिन ने यहां पे अनिल दिया गया है, अनिल क्या करता है, चंडीगढ़ से चलना स्टार्ट किया, कालका पहुंच गया और कालका से रिटर्न आते हुए सचिन को यहां पे मिला। जो रेड लाइन से है वो अनिल का ट्रेवल है, अनिल जा रहा है, अनिल जा रहा है। सचिन को कहां मिला है, यहां पे मिला है, इस पॉइंट पे मिला है। चंडीगढ़ से सचिन ने चलना स्टार्ट किया और जब तक सचिन यहां पहुंचा है, सचिन जब तक यहां पहुंचा है तब तक अनिल क्या कर रहा है, चंडीगढ़ से कालका गया, कालका से क्या हुआ, यहां तक पहुंच गया। अब बताइए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। आप बोलेंगे कि चंडीगढ़ से कालका के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 है। आप ये बताओ अनिल कुल कितना डिस्टेंस गया है, बोलेंगे 50 किलोमीटर। अब प्लस रिटर्निंग कितना आया, कालका जी से 20 किलोमीटर दूर, तो अनिल इतना चला है। टोटल चंडीगढ़ से कालका गया, कालका से या इस पॉइंट तक आया है, तो टोटल कितना चला है डिस्टेंस, 70 किलोमीटर। और आपको अभी बताएं कि टाइम सेम हो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड होता है। तो डिस्टेंस ऑफ अनिल बट्टा डिस्टेंस ऑफ सचिन क्या होगा, बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ अनिल, टोटल डिस्टेंस कितना अनिल चलेगा, 70 किलोमीटर। और उतने ही समय में, जितने समय में अनिल यहां पे गया, यहां से यहां आया, उतने समय में सचिन कितना ट्रेवल करेगा, 20 तो इतना हो गया, 30 करेगा। तो सचिन कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। समय टाइम सेम है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3 का। और हम आपको बताएं कि जो टाइम अगर सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का भी होगा। तो क्या होगा, सचिन का स्पीड और अनिल का स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, अनिल के स्पीड का रेशियो और सचिन के स्पीड का रेशियो 7:3 होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। सचिन की चाल, जो सचिन की चाल है, अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। यहां पे कितना कम है? 4 यूनिट कम है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 4 का कितना गुना? 1.5 गुना है। हमसे किसका पूछा जा रहा है? सचिन की चाल। तो सचिन की चाल कितना हो जाएगा? 3 का भी 1.5 गुना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप इस बात को अगर समझ जाते हैं, एग्जाम में कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सीधे देखना है कि टोटल जो अनिल है कितना डिस्टेंस चल रहा है, 70, और सचिन कितना चलेगा उतने ही समय में 30 चलेगा। इसका रेशियो ले लेंगे, वही स्पीड का रेशियो होगा, आंसर ले आएंगे। हमें तो कैलकुलेशन के साथ साथ आपको एक बार जिस क्वेश्चन में हार्ड लगे, जिस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 11 के पावर 8 माइनस 13 को जब 10 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष होगा? मतलब इस पूरे को हम जब 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना, 11 का पावर 8 मत निकालो। पहले क्या करो, आप देखो 11 का पावर 8, इसमें भी 10 से भाग दे दो। पूरे में 10 से भाग देने का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 13 में भी 10 से भाग दे दो। अगर हम 11 में 10 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 का पावर 8। जब कब 1 का पावर 8 आएगा? जब 10 से भाग देंगे, माइनस 13 में जब 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, बट्टा 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे में 10, 1 का पावर इवन है, क्या होगा? 1 में से 3 गया, माइनस का 2। ये -2 क्या आया है? जब हम इस संख्या में 10 से भाग दें तो रिमाइंडर -2 आया है, और एग्जामिनर को माइनस रिमाइंडर पसंद नहीं है। तो आप इसे बस कन्वर्ट कर देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं किससे दे रहे हैं? 10 से, माइनस रिमाइंडर कर देंगे 2, कितना बचेगा? 8। तो जब हम इस संख्या में 11 के पावर 8 में से 13 घटाएंगे, उसमें 10 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए करिए इस क्वेश्चन। दिया गया है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ऐसे ही सत्यनारायण भगवान का कहानी सुन रहे हैं? करके कैलकुलेशन भी देखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्जाम ज़्यादा लेट नहीं है तो नहीं चलेगा हवाबाजी से काम। दिया गया रेखिक समीकरण 35x माइनस 35y प्लस 15 बराबर 0 के ग्राफ को x अक्ष के बीच बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। ये बताइए, x एक्सिस के अलोंग में जो बनता है उसमें हमें एंगल की वैल्यू निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? बोलेंगे y बराबर होता है mx प्लस c। c कांस्टेंट है, ये m क्या है? स्लोप है। m बराबर क्या होता है? tan थीटा, यही होता है। अब हमें ये इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कि y बराबर हमें बनाना है। तो 35y को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 35y बराबर इधर बचेगा 35x प्लस 15। तो y बराबर क्या होगा? 35 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा, कट जाएगा, 35 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 15/35। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे m है, m ही हमें स्लोप बताता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इसका मतलब कि m का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 बराबर tan थीटा। tan के किस वैल्यू के लिए, tan के किस एंगल पे क्या होता है? 1 होता है। बताइए, थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा तब tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ये बात आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी बड़ी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। दिया गया ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है
उसने 21 दिन कार्य किए और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप एक बात को यहाँ पे समझ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए को टोटल 24 दिनों तक कार्य करना था, जिसमें ए ने क्या किया, 21 दिनों तक कार्य किया। तो ए का कितने दिनों का कार्य बच गया है? आप बोलेंगे ए का जो 3 दिनों का कार्य बचा, 21 दिन कर लिया तो 3 दिन, ए का जो 3 दिन का कार्य बचा है उतने ही काम को बी कितना दिन में कर रहा है? 5 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिनों में करेगा? 5 दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे जो ए के द्वारा 3 दिन का काम बचा है, ए के द्वारा जो 3 दिन का काम बचा है उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों में। काम तो सेम ही है तो इसको इक्वट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ए बट्टा बी बराबर 5/3। ये क्या आया है? इफिशियंसी आया है। ए का इफिशियंसी 5 होगा, बी का इफिशियंसी 3 होगा। हमसे पूछा जा रहा है ए और बी एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले काम पता होना चाहिए, मतलब टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी। ए एक कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, रोज 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 दिनों में कितना काम करेगा? 24 गुने 5 करेगा काम। अगर इसी कार्य को ए और बी से करवाया जाए तो कितने दिनों में करेगा? बोलेंगे टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है? 24 गुना 5 डिवाइडेड बाय दोनों का इफिशियंसी 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15। मतलब अगर उसी काम को दोनों आदमी साथ मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 15 दिन में। आप एक बात देखे हैं कि यहाँ पे हम 24 पंचा न करके लिखे हैं, 120 नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा और कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। हमें पता है कि इसका यूटिलाइज हम करेंगे, हमें काटना है कहीं पे जाके, तो क्यों यहाँ पे गुना करके टाइम करें। अब मानो 120 कर लेते हैं, उसमें 8 से अगर भाग देते तो टाइम लगता, हम इसीलिए यहाँ पे गुना नहीं किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए क्वेश्चन करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक हम पानी पीते हैं, बताइए। बताइए, देखो दिया कि एक यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम कैसे करेंगे? देखो पहले आराम से एक डायग्राम देख लो कि इसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तब आप कैसे करोगे। जो कमरा कैसा होता है? क्यूबाइड होता है, और क्यूबाइड हमेशा ऐसे ही बनाना, सबके कोने को मिला देना। मिला दिया? बोलेंगे बिल्कुल सर। ये क्या हो जाएगा? ये इसका एल हो जाएगा, ये इसका बी हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए हमें इस कमरे का ना हमें इसको लेना है, नीचे वाले तल को लेना है, ना ऊपर वाले तल को लेना है। बचेगा कितना? ये 4 दीवार बच जाएगा, ये दीवार, ये दीवार, ये वाला बच जाएगा। हमें इसका एरिया बताना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे करोगे? देखो ये बताओ, इसका देखो, इसका एरिया क्या होगा? आप बोलेंगे L × H होगा, L × H होगा। क्या होगा? इस दीवार का एरिया क्या होगा? L × H होगा। जो दीवार फ्रंट में होगा उतना ही दीवार पीछे में भी होगा, तो उसका भी एरिया क्या होगा? L × H। तो दो दीवार फ्रंट और बैक का क्या होगा? 2 × LH जमा इसका एरिया क्या होगा? आप बोलेंगे बेस इंटू हाइट, B × H। जितना इसका होगा उतना ही क्या होगा? इसका होगा। ये क्या होगा? 2BH। ये क्या आ गया? 4 वॉल्स का एरिया आया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या करो, 2 इधर कॉमन ले लो और इधर H कॉमन ले लो। कभी कभी यही चीज आपको 2 × L + H जो L + B जो है
ये पेरीमीटर भी होता है, कितने क्वेश्चन में इसका वैल्यू पेरीमीटर दे के बोला जाता है, तो वहां पे आप पुट कर लेना। अब देखो हमें दिया गया है क्या, एल दिया गया है और बी दिया गया 30 20 50, इसको जोड़ेंगे तो 30 20 50 हो जाएगा, गुना एच कितना है 40 है, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40 पे कितना 2 जीरो, ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। चारों दीवार का एरिया कितना हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर, हमारा बिल्कुल सही है। आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एरिया खुद क्वेश्चन में दे दिया गया इक्वल है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। आयत की चौड़ाई निकालने के लिए हमें जब एरिया इक्वल है तो आयत का एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। लंबाई दे दिया गया 121 गुना बी, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आयत की एरिया और वर्ग का एरिया बराबर है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, 44 है तो ये हो जाएगा 44 गुने 44। अब 44 का स्क्वायर मत करने लगना, 44 का स्क्वायर मत करना। देखो 121 है, ये 11 का स्क्वायर होता है, 44 में 11 चौक 44, 11 चौक 44, इसका मतलब कि जब हम 121 से काटेंगे तो यहाँ से हमें 1 11 मिलेगा तो 4 बच जाएगा, यहाँ से 1 11 मिलेगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर। 44 क्या होता है 11 गुने 4 गुना 11 गुना 4, 121, 11 गुने 11 121 से 121 कट गया है, बचेगा क्या 4 गुने 4 16, 16 मीटर हो गया है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले 15 में 16 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो रिमाइंडर दो टाइप के बचते हैं, या तो प्लस या माइनस, लेकिन यहाँ पे पावर 300 है तो हम क्या करते हैं जहां आसान होगा वहां पहुंचते हैं। तो निगेटिव क्या होगा माइनस रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब जब 15 में 16 से भाग दे रहे हो तो -1 बचेगा। अब पावर क्या है 1 15 में भाग दिए हैं तो -1 बचा है, पावर 300 है तो -1 का पावर क्या होगा 300 होगा, डिवाइडेड बाय 16, यही होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। -1 का पावर क्या है 300, 300 कैसा है इवन है, जब पावर इवन हो तो -1 हो, पावर इवन हो तो क्या हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता +a में, 1/16, मतलब जब 16 से इस पूरी संख्या में 15 के पावर, इसमें 15 के पावर 300 में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया गया एक दुकानदार ने क्या है 2,50,000 की एक धनराशि को अपने तीनों पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 25%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिलेगी बताइए। देखो अब इतने का हम 30%, 45% और 25% नहीं निकालेंगे, पहले मान लेते हैं उनके 3 पुत्र, मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। कुल अगर 100 रुपया होता तो एक को 30% मिलता 30 रुपया, दूसरे को 45 और तीसरे को 25 मिलता। अगर हम इसका रेशियो ले लें, किससे कट रहा है 5 से, 5 25, 9 5 45 और 6 5 30, क्या रेशियो आया 6:9:5 आया, मतलब तीनों बेटों को इस अनुपात में पैसा मिला होगा। हम क्या करेंगे पहले इसको जोड़ेंगे तो 6 9 15 5 20, कुल 20 मिला है, 20 यूनिट का वैल्यू कुल कितना दिया गया 2.5 लाख, वहां से निकाल लेंगे।
हर एक का वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या बोलते हैं, ऐसे कैलकुलेशन में एक बार ऑप्शन पे ध्यान दो। देखो 9 का विभाज्यता का नियम चाहिए, क्योंकि 5 का मतलब है कि यूनिट डिजिट 0 होगा या 5 होगा, सब में है। 6 में क्या होगा, 2 से चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं। दूसरे बेटे को कितना मिला, 9 यूनिट। 9 का क्या होता है विभाज्यता का नियम, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। देखो 5 4 9, 9 2 11, 9 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 5 3 8 2 10, 9 से ये नहीं कट रहा है, तो यही ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या होगा, 2 2 4, 9 से नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9, क्या 9 से कट रहा है ना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। जब 3 ऑप्शन कट गया है तो एक ही ऑप्शन बचा है, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो 20 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, कितना, 2.5 लाख। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना, 9 का निकालना, 5 का निकालना, 6 का निकालना, ऑप्शन मैच कर लेना, आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 17, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंद बनाई जाती है। जल्दी से आप लोग मन में याद करो कि क्या आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता है क्या होता है तो कमेंट करके बताओ। हम सिंपल बोले हैं ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंद बनाई जा सकती है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब इक्वल टू, एक गोले का वॉल्यूम क्या है, 2 का क्यूब इक्वल का, हमें नहीं पता कितने गोले बनाए जा रहे हैं, n होंगे, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कटेगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब आपको होगा कि सर आपने तो बोला कि वॉल्यूम इक्वल करेंगे, वॉल्यूम आप लिखे ही नहीं। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जो स्फीयर है या किसी का भी जब हम कंपेयर करते हैं, रेशियो लेते हैं या परसेंटेज में जो कांस्टेंट होता है उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो कटेगा। जैसे बड़े वाले गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा। यहां पे भी क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा। आर हमें पता है, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, इसको हमें क्यों लिखना है, एन का वैल्यू निकाल लेंगे, काटेंगे। अब देखिए कितना आदमी क्या करेगा, पहले 4 का क्यूब करेगा 64, फिर 2 का क्यूब करेगा 8, फिर काटेगा। आप इसको मौखिक तौर पे करना, देखो n बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 का क्यूब, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 बचेगा, 2 का क्यूब 8 होता है। इसीलिए आपको घातांक करनी बताया जाता है। यहीं पे मान लो कि होता 625 का क्यूब होता, यहाँ पे होता 25 का क्यूब, मामला गंभीर हो जाता 625 का क्यूब निकालने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। देखो दिया गया एक पेड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए 1/√3 दिया गया, ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। दोनों अनुपात में √3 से गुना कर दीजिए, ये आ गया √3 अनुपात 1 आ गया। अब क्या आ गया, क्वेश्चन सिंपल, एक पेड़ की लंबाई अगर √3 यूनिट होगा, उसकी छाया का क्या होगा, 1 यूनिट होगा। मान लेते हैं पेड़ ये है, इसका छाया कहीं यहां बन रहा होगा, बन रहा होगा। अगर इसका हाइट, पेड़ का हाइट कितना है, √3, तो छाया का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। रेशियो में है, √3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें बोला जा रहा है, देखो सूर्य यहाँ पे होगा तभी इसकी परछाई इसके पीछे बनेगा। हमें बोला जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब इस एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। त्रिकोणमिति के बेसिक में आपको पता है, जिस भुजा का लेंथ √3 होगा उसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। भुजा का लेंथ 1 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, 2 यूनिट। हमें एंगल बताना, तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये याद होना चाहिए, इससे बहुत एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं।
जिनको याद नहीं होगा वो क्या करेगा, देखेगा देखो सर ये क्या है, इस एंगल के लिए ये √3 परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन हमें बताया जाता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर √3/1। तो tan थीटा का √3 कब होता है वैल्यू, एंगल के किस एंगल पर √3 होता है, तो आप बोलेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, टाइम लगा के करो या टाइम बचा के करो, टारगेट आंसर सही होना चाहिए। और हम क्यों बोलते हैं कि टाइम बचाइए, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन में अगर टाइम बचा लेंगे तभी ना वो 4 क्वेश्चन का बचा हुआ टाइम किसी एक क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसे डिटेल से कर लीजिएगा। जब दोनों मेथड पता होगा तभी कर पाएंगे। आइए करिए, देखिए क्वेश्चन 19, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो हमें बताया जा रहा है कि दोनों संख्याएं बताना है। मतलब जो संख्या दो होंगे उनका भी अगर अनुपात लेंगे तो वो 4:5 में होना चाहिए। ये देखिए क्या है, 7 चौक 28, 7 पच्चा 35, 4:5 है। ये हो सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एग्जामिनर तेज भी हो जाता है कभी कभी। ये क्या हो जाएगा, 10 से मतलब 10:11, ये तो होगा नहीं, ये 4:5 में है। ये क्या होगा, 2:5 होगा। 9 दूना 18, 9 पचा 45, ये क्या होगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3:4। एक ही बचा है, एक ही ऑप्शन में है जिसमें 4:5 है, सही लगा लेंगे। बाकी तो आप निकाल सकते हैं, 5 4 9 का वैल्यू 63 है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 4 का वैल्यू निकालेंगे 28, 5 का वैल्यू निकालेंगे 35। वो तो सब करेगा, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है इसलिए बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए सामने स्क्रीन होगा, यहाँ पे आपका रफ होगा, एक बार ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, टाइम लगेगा। इससे अच्छा स्क्रीन पे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, 4:5 का अनुपात है, ऑप्शन मैच करेंगे, जो होगा बगल में टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP, बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, 9 से कटेगा। और देखिए यहाँ पे हम आपको डिटेल बता देंगे, टेंशन मत लो। जो PQ है, जो दो संख्या है, क्या है, 2 अंकों वाली PQ एक संख्या, इसी को पलटेंगे और इसका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 9 के मल्टीपल से कटेगा। जो भी वैल्यू आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। मान लेते वैल्यू A है तो 9 गुने A होगा। और अगर यहीं पे क्वेश्चन देता PQ और PQ को पलटेंगे तो QP हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल देगा, मान लेते हैं 11S होगा। तो सम जो होता है, दो संख्या, 2 डिजिट का कोई संख्या होगा, अगर उसको पलटेंगे उसका डिफरेंस अंतर हमेशा 9 से कटेगा और उसका सम हमेशा 11 से कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे हम बोले 21 को पलटेंगे तो क्या होगा 12, इसका अंतर क्या होगा, आप बोलेंगे 9 से कटेगा। जैसे हम बोले आपको 73 में से इसको पलटेंगे तो क्या होगा 37, 73 37 का क्या होगा, अंतर कितना होगा 36, ये भी 9 से कट रहा है। ये क्या लिखा हुआ, 9 चौक 36। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 98 माइनस 89 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पता हमेशा अंतर 9 से कटेगा। इसी तरह जैसे सम ले लें, 37 प्लस 73, तो ये कितना हो जाएगा 44, 11 से कट रहा है। जैसे 95 प्लस 59, सम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 9 9 5 14, 154, 154 होगा, 11 से कटेगा। 27 और 72 कितना हो जाएगा, बोलेंगे जोड़ेंगे इसको तो 7 2 9, 99 हो जाएगा, ये भी 11 से कट रहा है। अब देखेंगे सम में हमेशा 11 से कटेगा, डिफरेंस हमेशा 9 से कटेगा। तो एक बार ये मिला है, हो सकता है कभी आपको ये मिल जाए आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, x और y का माध्य दिया गया है 400 तथा x और y का अनुपात 3:7 है। दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। ये बताइए जो अंतर होगा y माइनस एक्स, ये रेशियो है, x और y का अनुपात है, y माइनस एक्स कितना होगा 4 यूनिट होगा।
तो जो भी आंसर होगा वो 4 से कटना चाहिए। बोलेंगे हाँ। 230 नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। 320 कट रहा है, 800 भी कट रहा है। 130 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब 2 ऑप्शन बच गया। अगर आप गौर से देखोगे, ये बताओ, दो संख्याओं का माध्य 400 दिया गया है, दिया है। माध्य 400 मतलब दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? 800 होगा। और जब सम जो है उसका कुल वैल्यू ही 800 है, तो उसका अंतर 800 कहाँ से होगा? अरे दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 800 है, तो उसको घटाएंगे तो 800 थोड़ी होगा, उससे 800 से कम ही होगा, 320। बाकी आप निकाल लेंगे। एक्स वाई का अनुपात दिया गया है आपको, यहाँ से 3 यूनिट और 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए क्या दिया गया है, एक्स और वाई का अनुपात 3:7 दिया है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। ये क्या टोटल 10 है, लेकिन एवरेज दिया गया, तो एवरेज से कंपेयर करने के लिए दो संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 10/2, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है? 400। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 80 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा? पहले x का वैल्यू निकालेगा, फिर y का वैल्यू निकालेगा, फिर उसको घटाएगा। हम क्या बोलते हैं, जब अंतर पूछ रहा है तो पहले घटा लो ना रेशियो में। कितना होगा? 7 में से 3 गया 4। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 4 यूनिट का वैल्यू 80 से गुना कर लेंगे, 320। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। लेकिन अवॉइड करिए कैलकुलेशन से। जब ऑप्शन से जा रहे हैं तो ऑप्शन से करने का कोशिश करिए। आइए इस क्वेश्चन को करिए, वीडियो को रोक के एक बार करने का कोशिश करिए आप लोग। दिया गया दो संख्याओं का योग क्या है? 15 है। मान लेते हैं संख्या ए और बी है, इसका योग कितना है? 15। उनके व्युत्क्रमानुपात रेसिप्रोकल ही दिया है ना, क्या 1/a प्लस 1/b कितना है? योग कितना है? 3/10। ये क्वेश्चन में दिया गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a + b बट्टा ए बी हो जाएगा, बराबर 3/10 होगा। ये बताइए तब ए बी क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a + b तो पता है 15, यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 गुने 10 करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 50। मन में कर सकते हैं ना, हम क्या किए हैं, a + b का वैल्यू क्या है? 15, ठीक है। 10 को इसके साथ गुना किए हैं, ए बी को यहाँ ले गए हैं जो यहाँ लिखे हैं, 3 को इधर ले हैं तो डिवाइड बाय 3 किए, काटे हैं 5 से, ये कितना हो गया? 50। अब आपको दोनों संख्या निकालने के लिए कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? ए बी का वैल्यू 50 आ गया है, हमें क्या क्या मिल गया? देखिए a + b मिल गया है क्या? 15। ए बी मिल गया है कितना? 50। जब तक हमें a - b नहीं पता चलेगा तब तक हम a और b कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। और आपको पता है a - b का फॉर्मूला √, करेंगे a + b का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें से 4ab घटाएंगे तब आंसर आएगा। एक बार ऑप्शन को देखिए और हिट एंड ट्रायल मेथड करिए। ऑप्शन को देखेंगे तो हमें ये पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 50 है और उस दोनों का सम 15 है। दो संख्याओं का गुणनफल 50 है, उनका सम कितना है? 15 है। दो संख्याओं का गुणनफल 10 × 50 50 है, सम कितना है? 15 है। यह हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल -5 और 100 कितना हो जाएगा? -100। हमें तो 50 चाहिए, ये नहीं होगा। नछायक 54, हमें गुणनफल चाहिए कितना? 50। 68 56, एक ही ऑप्शन बचा, सही हो जाएगा। वैसे आप क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से 50 का फैक्टर करिए। बोलेंगे 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, या बोलेंगे 10 को 5 से गुना करेंगे तब 50 होगा। ये बताइए जब हम 25 और 2 को लेंगे तो 25 दूनी 50 होगा, लेकिन जब 25 और 2 को जोड़ेंगे तो 27 होगा। हमें तो चाहिए कितना? 15। ये नहीं होगा। 10 × 5 50, 10 + 5 15। तो ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्या दिया गया? एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। देखिए 40% का फ्रैक्शन नहीं याद है तो पहले 20% का मन में सोचिए। 20% का 1/5 होता है तो 40% क्या हो जाएगा? 20 का 2 गुना। तो इस साइड भी 2 गुना करेंगे तो 40% क्या हो जाएगा? बोलेंगे 2/5 होता है फ्रैक्शन। 2/5 कमी मतलब कि माइनस से इंडिकेट करिए। 40% कमी मतलब कि क्या होगा? 2/5 माइनस का होगा। तो पूछा जा रहा है वाई की आई एक्स की आई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होंगे। तो जब आपको अधिक पूछा जाए तो आप कुछ मत करो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो। मतलब अधिक बता रहे हैं, ऊपर में जो वैल्यू है अंश है वो भगवान है, उसको कभी कुछ मत करना, 2 लिख दो डिवाइडेड बाय हर में क्या लिखोगे? जो वैल्यू दिया गया है ना तो हर माइनस अंश करो। 5 में से 2 गया 3। ये बताओ 2/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे 100% से। ये बताओ 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? आप तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़े हैं। ये हो जाता है आपको 66 सही 2/3%। ये 33 सही 1/3 परसेंटेज का डबल है तो इसीलिए हम डबल कर दिए हैं। 66 सही 2/3। ऑप्शन कौन सा है? दशमलव में दिया है तो कोई बात नहीं है, हम इसको क्या लिखते हैं? 66.66% कंटिन्यू जाएगा तो क्या होगा? 66.66% अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 66.67% बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करिए। एग्जामिनर यहाँ पे आपको दशमलव चेक करना चाह रहा है और कैलकुलेशन चाहता है आप करो, लेकिन हम चाहते हैं कैलकुलेशन ना करो। सिंपल बोलेंगे यहाँ पे दशमलव का 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव का 3 डिजिट है। 3 डिजिट बनाने के लिए 10 के स्क्वायर से 10 से गुना करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखो एक चीज को लेके हम बता रहे हैं, बाकी सब अप्लाई होगा। ये क्या? दशमलव 0 1 है। हम चाहते हैं कि नीचे में जो है दशमलव 001 है उसका स्क्वायर है। हम चाहते हैं ऊपर में भी दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए और इसी फॉर्म में था बोलेंगे दशमलव 001, लेकिन दिया तो गया है दशमलव 01 दिया गया है, इसमें हम 10 से गुना कर देंगे, मामला सेट हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? बोलेंगे 0.001 का स्क्वायर बट्टा 0.001 का स्क्वायर बचेगा। बचेगा? बोलेंगे बिल्कुल। इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 10 का स्क्वायर 100। आंसर डी हमारा होगा। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा सर प्लस है ना। ये बताओ अगर पूरे में से अगर हम 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? दशमलव के बाद 001 बचेगा। यहाँ पे क्या? दशमलव का 022 बचेगा, दशमलव 022 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? दशमलव 0333 बचेगा, सेम है। यहाँ पे क्या बचेगा? दशमलव 044, 4 टाइम 4 आएगा, सेम है। मतलब ये वैल्यू तो कट जाएगा, इससे बचेगा क्या? सिर्फ 10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए क्या होगा। एक मेज को 330 में एक मेज को 330 में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। हम कॉस्ट प्राइस अगर 100 माने तो 10% का प्रॉफिट मतलब कि कितने में बेचा जा रहा है? 110% में। 110% में बेचा जा रहा है। कितने रुपए में? 110% का रुपीज में वैल्यू कितना है? 330 रुपया। मतलब कि जब हम 330 रुपये में बेच रहे हैं इसका मतलब 110% में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस बताना है, हम सीपी 100% मानते हैं, 100% का वैल्यू बताना है। ये 110 का ये रिलेशन कैसा बना रहा है? 3 गुने का। तो 100% का भी ये रिलेशन बनाएगा 3 गुने का। तो सीपी क्या हो जाएगा? 300 रुपया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए
आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा सा फास्ट लगे तो जो हर क्वेश्चन को रोकिए, क्वेश्चन को करिए, फिर सॉल्यूशन देख के मैच करिए, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, ऑप्शन देखिए। ये नहीं कि सुने जा रहे हैं। ये बताइए क्या होगा। हमें बताना ए और बी का वैल्यू। मतलब ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया, आपको उसको इसके फॉर्म में लिखना है, जहां पे एक टर्म इंटीजर होना चाहिए, एक के मतलब कि कांस्टेंट हो, एक क्या है मान लेते हैं कोई वैल्यू होगा, और जो दूसरा टर्म होगा वो √5 के साथ होगा, तब कंपेयर करेंगे। तो इसको, इस चीज को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, √5 - 1 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर में क्या आएगा, √5 - 1 का स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा, a + b × a - b, तो हो जाएगा a² - b²। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 में से 1 जाएगा, बराबर a + b √5 होगा। यह हो गया a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a², √5 का स्क्वायर 5, b² 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, -2ab, 2 × √5 × 1 क्या होगा 2√5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा a + b √5 होगा। यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 - √5/2 बराबर a + b √5 होगा। क्या होगा, b √5 होगा। अब देखिए आपको इस चीज को इसमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, √5/2 होगा, माइनस का हम इसको लिखेंगे -1/2 × √5, यही लिखेंगे, बराबर a + b √5। √5 के साथ b है, इसका कंपेयर अगर हम इससे करेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, -1/2, a का वैल्यू क्या होगा 3/2, a का वैल्यू 3/2, b का वैल्यू -1/2, ऑप्शन ए में ही है, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। दिया गया उस संख्याओं का चयन करें जिसे दोनों स्थानों पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। ये जो स्टार है हम मान लेते हैं इसके जगह पे x होता, x का वैल्यू फाइंड करना है, x यहाँ पे भी होगा, x यहाँ पे भी होगा, ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, इक्वल टू ये टर्म इस साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21। ये 189 को हमें पता है कि x का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट होगा, तो 189 को 21 से गुना नहीं करोगे, इसको आप तोड़ो, 21 से अगर गुना भाग दोगे 189 में, क्या होगा 21 × 9 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहां से x का वैल्यू जो निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे √21 × 9, ये 21 का स्क्वायर हो गया, बाहर निकलेगा तो 21 निकलेगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 21 दिया 63। एग्जाम में कुछ आपको आसान क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्री के आंसर देके जाते हैं। आइए बताइए, देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, 9 वर्षों बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः बताना है। क्रमशः मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे पहले राम का और श्याम का रेशियो दिया गया है, तो पहले हमें राम का बताना है क्रमशः में, फिर श्याम का बताना। ये देखो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 7:8 है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो उनका आयु है, अगर हम उसका अनुपात लेंगे तो वो भी 7:8 में ही होगा। ये देखिए क्या होगा, ये तो हो रेशियो नहीं है, 63
73 है, 7:8 में तो है नहीं। ये देखिए ये किसमें 72 63, 9 8 72, 9 7 63, ये क्या 8:7 में है। ये देखिए इसको देखेंगे 9 7 63, 9 8 72, 7:8 में है, ये तो है नहीं। अब देखिए 8:7 और 7:8, हमें क्रमशः बताना, तो पहले राम का होगा फिर श्याम का होगा। यहाँ पे पहले श्याम का है फिर राम का है, तो ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 7:8, मतलब कि राम का आयु 63 और श्याम का 72 है। ठीक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा 54 के अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करता है? क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? मतलब 54 को टुकड़े टुकड़े में कर दो, जिससे छोटा आप टुकड़ा नहीं कर सकते हो। ऐसे फैक्टर करो इसका कि हर फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो। हर फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर मतलब कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे। देखो न 6 के 54 तो होता है, लेकिन ना 9 प्राइम फैक्टर है ना 6 है प्राइम नंबर। 54 गुने 10 तो 54 होता, 5.4 इंटू 10 तो 54 होता है ना। 54 प्राइम नंबर है ना 10 है। 3 गुने 6 54 तो होता है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, डी सही है। देखो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। मतलब कि जो भी प्राइम फैक्टर बोले ना, तो उसका क्या करो, एकदम जितने टुकड़े में करो, वो छोटा से छोटा टुकड़ा इंटीजर होना चाहिए, और वो हर इंटीजर क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो सबसे छोटा टुकड़ा हो गया 3 गुने 3 गुने 2, और ये हर टुकड़ा क्या है, प्राइम नंबर है और इंटीजर भी है। बताइए दिया गया है यदि थीटा एक न्यूनकोण है तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो बताइए। क्वेश्चन को देख के डरिए मत। क्या आपको दिख रहा होगा x प्लस 1/x लिखा है, वो भी छोड़ो, इतना क्यों सोचना। अगर हम cot थीटा की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लेते हैं, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1। tan थीटा का वैल्यू 1, cot थीटा का वैल्यू 1, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, 1 का पावर 5, ये होगा 1, cot 20, cot का वैल्यू थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 का पावर 20 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। बोलेंगे यस। इतना भी एक्साइटेड नहीं हो जाओ कि भूल जाओ कि हम टिक लगाने से पहले सही देखें। यहाँ पे देखो 2 से गुना है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 गुने 1 2, तो 1 प्लस 2 3, 1 4 1 5, ऑप्शन सी होगा। ऐसा गलती नहीं करना है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन टोटल 30 किए हैं, आपके को एक भी होमवर्क नहीं दिए हैं। आप सभी लोग टोटल क्वेश्चन का जवाब एक बार बिल्कुल बैठना और खुद से करना, और कमेंट में अभी जरूर बताइए कि आप लोगों ने आज के मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।